हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट, विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये यूपीएससी के लिए, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप इनको डेली बेसिस पर करते रहिएगा। डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो आप इनको डेली कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, यानी कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, और आरओ सचिवालय के लिए भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये दोनों प्राइम बैच चल रहे हैं, आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, एफआरओ मेंस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है बिजॉय इमैनुअल वर्डिक्ट के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, एक फैसला सुनाया था, उसको समझते हैं। अगस्त 1986 की बात है। एक सुप्रीम कोर्ट बेंच थी जस्टिसेस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की और MM दत्त की। उन्होंने बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स का एक केस था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू 3 चिल्ड्रन ऑफ द जेहोवाज विटनेस सेक्ट who did not join in the singing of the national anthem at their school। उनका कहना ये था कि ये उनके रिलीजियस, जो उनका फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस रिलीजन, टू प्रोफेस रिलीजन, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो वे जो हैं, ये जो नेशनल एंथम है उसको नहीं गाएंगे, नेशनल एंथम को रिसाइटेशन उसका नहीं करेंगे। तो who did not join in the singing of the national anthem at their school, court held that the forcing the children to sing the एंथम वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बिजॉय इमैनुअल वर्डिक्ट में ये कहा था कि अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती करवाते हैं कि वहाँ पर आपको स्कूल में जाकर बच्चों को जो राष्ट्रगान है वो उनसे गवाया जाता है, कहा जाता है कि आप राष्ट्रगान गाएं, तो ये उनका जो फंडामेंटल राइट है प्रैक्टिस टू रिलीजन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ये बिजॉय इमैनुअल वर्डिक्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है। अब अगर यहाँ पे स्कूल में ये ज़बरदस्ती कहा जा रहा है स्कूल के बच्चों के लिए, तो क्या सिनेमा घरों में अगर हम देखें तो फिल्म स्टार्ट होने से पहले जब नेशनल एंथम गाया जाता है, उसमें सभी लोगों को खड़ा होना होता है, तो लोग सवाल ये भी कर सकते हैं कि क्या ये ज़बरदस्ती नहीं है, क्या ये हमारा जो फ्रीडम है उस पर खनन नहीं है। सवाल यहाँ से भी उठ सकता है। नेक्स्ट आता है, असम और मेघालय के बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, यानी कि जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, यानी हमारे जो भारत के अंदर जो 2 राज्य हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें, तो सभी के अंदर ये टॉपिक आता है। तो समझते हैं। अ बिड बाय द असम पुलिस एंड फॉरेस्ट पर्सनल टू कैच एलिजिड टिम्बर स्मगलर्स। तो कहा जा रहा है कि लकड़ी के जो टिम्बर के स्मगलर्स हैं उनको पकड़ने के लिए मेघालय से गोलियां चलाई गई असम के पर्सनल्स द्वारा, ऑफ 6 पीपल एट अ प्लेस क्लेम्ड बाय ईच स्टेट टू बी विद इन इट्स टेरिटरी, यानी कि इसके वजह से 6 लोग की मृत्यु हो गई। ऑल्दो द असम गवर्नमेंट क्लेम्स दैट द इंसिडेंट वाज नॉट अबाउट द बाउंड्री इशू। असम गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये कोई बाउंड्री इशू नहीं है जो मेघालय और असम के बीच में चल रहा है, ये तो सिर्फ एक स्मगलर्स थे, उनको भगाने के लिए गोलियां चलाई गई थी। द फैक्ट दैट द 2 गवर्नमेंट्स रेफर टू द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट बाय 2 नेम्स। अब जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे ये घटना हुई है, उसको मेघालय अपने नाम से बुलाता है, असम अपने नाम से बुलाता है, यानी कि वो जगह डिस्प्यूटेड है। असम कहता है वो उसकी जगह है, और जो मेघालय है वो कहता है वो उसकी जगह है। वाइल मेघालय सेज द प्लेस इज़ मुखरो, मेघालय कहता है उस जगह को मुखरो, कि वो वेस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेघालय के,
और असम कहता है उसको मुखरो या मोइकरंग, जो कि कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस है कि असम उसको अपना बता रहा है, मेघालय उसको अपना बता रहा है। द इंसिडेंट हैज़ बिकम फॉडर फॉर प्रेशर ग्रुप्स इन पोल बाउंड मेघालय टू रेल अगेंस्ट द संगमा लेड कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट बॉर्डर रेसिडेंट्स। अब जहाँ पे दिक्कत आएगी, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ के लोगों ने वापस से कहना शुरू कर दिया है कि जो संगमा की जो वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है मेघालय के अंदर, वो फेल हो गई है और वहाँ पे वो अपने सिटीजन्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गोलियाँ चली हैं सिर्फ इस वजह से। देयर हैव बीन रिपोर्टिंग्स ऑफ स्ट्रे केसेस ऑफ आर्सनिंग होती है वहाँ पे, यानी कि तोड़ फोड़ की बात की जाती है। वेंडलाइजेशन ऑफ असम रजिस्टर्ड व्हीकल्स की, जो असम के व्हीकल्स हैं, जो असम के रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं जिन पे असम की नंबर प्लेट्स होती हैं, उनकी तोड़फोड़ की जाती है और सिक्योरिटी पर्सनल पे और सिविलियंस पे भी अटैक होता है। ये लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चाहे वो आदमी मेघालय का हो, चाहे वो आदमी असम का हो या अरुणाचल प्रदेश का हो या किसी और राज्य मणिपुर का हो, ये सारे हैं तो भारतीय ही। अगर मैं मेघालय वाला आदमी असम वाले आदमी पर हमला कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इतनी समझ अभी इन लोगों के अंदर नहीं है। इन लोगों को इतना पढ़ाना भी और बाकी है। हाउ डिड द बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्ट, अगर हम देखें तो मेघालय को निकाला गया असम से, क्योंकि पहले सारा असम ही हुआ करता था। असम से धीरे धीरे सभी राज्य कटे हैं। तो मेघालय कार्व्ड आउट ऑफ असम एज एन ऑटोनोमस स्टेट इन 1970 और 1972 में ये फुल स्टेट बन जाता है। पहले ऑटोनोमस बनाया जाता है इसको और उसके बाद ये फुल स्टेट बन जाता है, फुल फ्लेजेडली एक स्टेट बन जाता है 1972 में। क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट वाज बेस्ड ऑन द असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 के एक्ट से इसको बनाया गया। While the Meghalaya government refused to accept. This was because the act followed the recommendation of the 1951 committee to define a boundary of Meghalaya. अब देखिए जो मेघालय जो बन रहा था, मेघालय के जो लोग संघर्ष कर रहे थे मेघालय बनाने के लिए, तो वे लोग इस बिल से जो 1969 का एक्ट आया उससे खुश नहीं थे। इस वजह से नहीं थे क्योंकि ये जो मेघालय बनाया गया ये 1951 के एक कमिटी से बनाया गया, उसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से बनाया गया, जिसने कुछ बाउंड्री उसकी डिफाइन की कि यहाँ से बाउंड्री बनेगी। मान लेते ये असम है तो इधर तो ऊपर असम हो गया, नीचे मेघालय हो गया। ऐसा है भी, अगर एक्चुअल में आप देखेंगे इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा ही है, तो ऊपर असम है नीचे मेघालय है। तो अगर अब ये वाली चीज़ अगर हम देखें तो ये जो उस टाइम पे 1951 की कमेटी थी उसने ये बताया था कि यहाँ से आपकी बाउंड्री बन जाएगी, लेकिन मेघालय के लोग खुश नहीं हैं। उनका कहना ये है कि कुछ एरिया ऐसा है जो असम में रह गया है और उसको मेघालय में ले जाना ज़रूरी है। ऑन दैट पैनल्स रिकमेंडेशन, जो एरियाज़ थे आज के ईस्ट जैंतिया हिल के, यानी कि जो पूर्वी जैंतिया हिल हैं, री भोई और वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है मेघालय के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को, कामरूप को, और कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है असम का उसको। तो उनका कहना यह है कि ये जगहें मेघालय की होनी चाहिए थी जो कि असम में भेज दी गई हैं। मेघालय कंटेस्टेड दीज ट्रांसफर्स आफ्टर स्टेटहुड क्लेमिंग दैट दे बिलोंग टू इट्स ट्राइबल चीफ्टेन्स। तो मेघालय का कहना यह है कि उसके ट्राइबल समुदाय जो हैं उनसे बिलोंग करती है ज़मीन जो वहाँ पे भेज दी गई है। असम का कहना यह है द मेघालय गवर्नमेंट कुड नाइदर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स नॉर आर्काइवल मटीरियल्स टू प्रूव इट्स क्लेम ओवर दीज एरियाज। तो असम का कहना यह है कि मेघालय सरकार इन क्षेत्रों पर जो अपना दावा है उसको साबित करने के लिए ना तो कोई दस्तावेज उपलब्ध करवा देती है, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है उसके पास, और ना ही कोई अभिलेखीय सामग्री, यानी कि जो आर्काइवल है, यानी कि पुराने टाइम से अगर हम कोई देखें कि 1800 का कोई डॉक्यूमेंट है, 1900 का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको भी कोई डॉक्यूमेंट को पेश नहीं कर पा रही हैं। आफ्टर क्लेम्स काउंटर क्लेम्स, डिस्प्यूट जो है वो 12 सेक्टर पर आ गया है ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑफिशियल क्लेम बाय मेघालय इन 2011। तो 2011 में मेघालय ने एक ऑफिशियल क्लेम करके ये कहा कि हमें असम के साथ 12 जगहों पे 12 सेक्टर्स में दिक्कत है। ये 12 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन असम के पास है, होनी वो मेघालय के पास चाहिए थी। नेक्स्ट आता है 100 मॉन्यूमेंट्स टू बी लिट अप टू मार्क इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी जो 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुई है, कहा जा रहा है कि 100 मॉन्यूमेंट्स पे लाइटिंग की जाएगी पूरे भारतवर्ष में। 100 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को इल्यूमिनेट किया जाएगा एक हफ्ते के लिए जब इंडिया ने एज्यूम की G20 प्रेसिडेंसी। मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि दिल्ली का कुतुब मीनार है, पुराना किला है, फोर्ट वेल्लोर है तमिलनाडु का, गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद का। अदर मॉन्यूमेंट्स अगर हम देखें तो सारनाथ है, धामेक स्तूपा है, फिर फतेहपुर सीकरी सिकंदर और जो सिकंदरा है आगरा में, फिर शो टेम्पल है महाबलीपुरम के, और चार मीनार हैदराबाद के। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर धाम, और हज़ारदुआरी पैलेस है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, एंशंट पैलेस है लेह का। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी थीम है एक धरती है, वन अर्थ वन फैमिली
वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करना चाह रहे हैं ये। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी राइट्स के ऊपर, यानी कि कोई अगर सेलिब्रिटी है, कोई एक पर्सन है, उसके क्या अधिकार है, उसके अधिकार कैसे प्रोटेक्ट होंगे। जैसे पिछले दिनों सुनने को आ रहा है कि जैसे अमिताभ बच्चन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, तो अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो उनकी बातों को लोग तवज्जो देते हैं, उनकी बातों को लोग मानते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मान लेते हैं कोई फ़र्ज़ी अगर कोई पर्सन अमिताभ बच्चन की आवाज़ को यूज़ करे और आपको किसी चीज़ को बताने की कोशिश करें और आप उसके ल्योर में आ जाएं, यानी कि उसके बहकावे में आ जाएं और फंस जाएं, तो यानी कि आप ब्लेम किसको देंगे? आप ब्लेम अमिताभ बच्चन को देंगे कि उनकी आवाज़ को यूज़ किया गया था, मैं तो उसके वजह से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो अब यहीं पे अमिताभ बच्चन ने भी यही कहा है कि उनकी राइट्स को, उनके वॉइस का, उनकी फ़ोटोज़ का, उनके पोस्टर्स का गलत इस्तेमाल ना किया जाए बिना उनकी परमिशन के। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली पास किया एक इंतरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट दी अनलॉफुल यूज़, यानी कि गैर तरीके से, अवैध तरीके से जो बॉलीवुड स्टार है अमिताभ बच्चन के, उनका नाम यूज़ करना, उनकी इमेज यूज़ करनी या उनकी आवाज़ को यूज़ करना बैन है। उनकी आवाज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता बिना उनकी परमिशन के। पर्सनैलिटी राइट्स रेफर टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज ऑब्लिक हर पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी राइट्स क्या हुआ कि एक पर्सन का अधिकार है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को, यानी कि उसकी जो व्यक्तित्व है उसको वो बचा के रखे अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्राइवेसी का अधिकार है या प्रॉपर्टी का अधिकार है उसके तहत। दीज राइट्स आर इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रिटीज़, क्योंकि उनके जो नेम्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं और उनकी यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी मिसयूज़ कर दी जाती है कई सारी एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ के द्वारा। एडवर्टीज़मेंट के लिए अब अलग अलग कंपनीज जो है एडवर्टीज़मेंट्स के लिए ये दुष्प्रचार कर देती है, उनका जो नाम है या उनकी जो इमेज है या उनकी जो फ़ोटो है, वॉइस है, उसका इस्तेमाल कर लेती है। पर्सनैलिटी राइट्स कंसिस्ट ऑफ द राइट ऑफ पब्लिसिटी, पहली बात तो राइट पब्लिसिटी का राइट है, राइट टू कीप वंस इमेज, किसी पर्सन की इमेज रखने का अधिकार, एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या पर्सनैलिटी राइट्स अलग होते हैं पब्लिसिटी राइट्स से? अगर हम देखें तो पब्लिसिटी राइट्स और पर्सनैलिटी राइट्स डिफरेंट हैं। पर्सनैलिटी राइट्स दो तरह के राइट्स होते हैं, देखते हैं। पहला है द राइट ऑफ पब्लिसिटी, कि पब्लिसिटी का अधिकार है, या राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन और कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनसेशन, यानी कि हम किसी का अधिकार को कैसे यूज़ करेंगे, तो विदाउट परमिशन और कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनसेशन विच इज़ सिमिलर टू द यूज़ ऑफ अ ट्रेडमार्क, एक ट्रेडमार्क की तरह है। दूसरा ही कहता है कि राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन, यानी कि हमारे पास अधिकार है कि हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी आवाज़ को, हमारी फ़ोटो को कोई भी हमारी परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहाँ पर? एडवर्टीजमेंट्स में। हाउएवर अंडर कॉमन लॉ जुरिसडिक्शंस पब्लिसिटी राइट्स फॉल इनटू द रियलम ऑफ द टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ, यानी कि पासिंग ऑफ टेक्स प्लेस जब व्हेन समवन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पासिस ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज एज दोज बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी। ऑफन दिस टाइप ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन डैमेजेस दी गुडविल, इस वजह से जो आपकी गुडविल है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, गुडविल ख़राब हो सकती है आपकी, उसकी बिजनेस की, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल या रेपुटेशनल डैमेज, यानी कि उसका जो बिजनेस है उसमें भी नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा, उसको वित्तीय भी घाटा होगा और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके संबंधी भी उसको क्षति हो सकती है। जो पब्लिसिटी राइट्स हैं ये गवर्न किसके तहत होते हैं? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के और कॉपीराइट एक्ट 1957 के। नेक्स्ट GS3 से अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेलवे से न्यूज़ आ रही है कि वंदे भारत की जो चौथी ट्रेन है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो आम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन है हिमाचल प्रदेश ऊना डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से उसको चलाया गया है। फोर्थ इन द वंदे भारत सीरीज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ट्रेन जो है वो ऊना, चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच में चलेगी। यहाँ पे पहले शताब्दी चला करती थी या जनशताब्दी चला करती थी, अब वंदे भारत भी चलेगी, जिससे कि जो ट्रैवल टाइम है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है, और साइंस में रैंसमवेयर की अगर हम बात करें कि आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, दिल्ली में एम्स के सर्वर के ऊपर हमला हुआ है रैंसमवेयर का, जिसके वजह से दिल्ली एम्स में बहुत लंबे समय तक, कई दिनों तक दिक्कतें रहीं और वहाँ पर जो वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम थे वो नहीं ऑपरेट हो पाए। तो रैंसमवेयर क्या है? देखिए, रैंसमवेयर का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, रैंसम का मतलब होता है किसी से फिरौती मांगना, रैंसम लेना, यानी कि उससे कुछ रिश्वत लेना, या रिश्वत इन द सेंस क्या कि हम तुम्हारी चीज़ों को तभी सही करेंगे जब तुम हमें फिरौती की रकम दोगे।
तो रैंसमवेयर अपने आप में क्या है, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं टू इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू द स्टोर्ड डेटा बाय एनक्रिप्टिंग फाइल्स। अब वो क्या करेंगे कि जो आपके कंप्यूटर में डेटा स्टोर्ड है उसी को यूज़ नहीं करने देंगे आपको, वो तब तक यूज़ करने नहीं देंगे जब तक आप उनको उनके जो उन्होंने जो रकम मांगी है आपसे तब तक आप उनको नहीं दे देंगे। यानी कि उनकी जो भी डिमांड है जब तक आप उसको पूरी नहीं करेंगे तब तक वो आपके कंप्यूटर को नहीं खोलेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो सर्ट इन करके है भारत की, ये भारत की नेशनल नोडल एजेंसी है, भारत की नोडल एजेंसी है जो कलेक्ट करती है चीज़ों को, एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है और सर्कुलेट करती है इनपुट किस पे, साइबर अटैक्स पे, इश्यूज़ करती है गाइडलाइन को, एडवाइजरीज फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम किस तरह से इन चीज़ों को रोक सकते हैं, फोरकास्ट्स एंड इशू अलर्ट्स और ये भी फोरकास्ट करती है कि क्या कहीं पे हमला होने वाला है क्या, अलर्ट इशू करती है और मेजर्स लेती है टू हैंडल एनी सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट। 23 नवंबर को अगर हम देखें तो ई सर्विसेज अगर हम देखें एम्स की, वो ख़राब हो गई थी क्योंकि वहाँ पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ एम्स के सर्वर पे। अकॉर्डिंग टू द इंटरपोल फर्स्ट एवर ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट जो कि प्रेजेंट की गई है 90 जो जनरल असेंबली थी इंटरपोल की, वहाँ पे इसको दिखाया गया था मीटिंग इन दिल्ली में। उसमें कहा गया कि रैंसमवेयर दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पहले नंबर पे है और जो रैंसमवेयर है ये दूसरे नंबर पे आता है 66% ग्लोबली अगर हम देखें, और अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये 72% ये तक बढ़ जाएगा 66% से। 2004 में सेटअप किया गया था सर्ट इन को, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, और तब से इसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू नेशनल कंप्यूटर मैनेजर्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर्स को ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट्स विद डिफरेंट एजेंसीज। तो ये क्या करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सचिवालय है वो अलग अलग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय बनाता है और ये देखता है कि नेशनल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ को चेक करता है। नेशनल जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर जो बनाया है उसको सेटअप करवाया गया है, जिससे कि भारत की जो नेशनल की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाए गए हैं, यानी कि बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर एनालिसिस सेंटर बनाए गए हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड टू प्रोवाइड फ्री टूल्स, की जिस तरह की जो गलत प्रोग्राम्स यानी सरकार के अनुसार अगर हिंदी में देखें तो साइबर स्वच्छता केंद्रों को बनाया गया है दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को पता लगाने के लिए और उन्हें हटाने के लिए मुफ्त में उपकरण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या आप प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का रेस्पॉन्स मांगा है ऑन इवॉल्विंग अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक बहुत ही बड़ा पक्षी है, हमें राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, तो क्या वहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या उसको हम बचा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स मांगा है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, उनके कंजर्वेशन के प्रोग्राम पे, जैसे कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है 1972 से, क्योंकि ये जो बर्ड है अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पहुँच चुकी है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये रह गई है, यानी कि इनकी जो क्वान्टिटीज़ है बहुत कम रह गई है। प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है कि सरकार का मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम है किसी एक सिंगल स्पीशी के लिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इससे भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन को बहुत ध्यान से आगे बढ़वा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि 160 से लेके 200 मिलियन इंडियंस, यानी कि 200 मिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो कह रहे हैं कि 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है, तो 20 मिलियन 200 मिलियन का मतलब 20 करोड़ लोग हो गए, कि 20 करोड़ लोग करीब करीब लीथल हीट वेव से हर साल एक्सपोज रहते हैं। ये भारत के बारे में कहना है वर्ल्ड बैंक का। तो 2030 से अगर हम देखें तो 160 से लेके 200 मिलियन लोग जो हैं वो लीथल हीट वेव्स का सामना करेंगे हर साल, और 34 मिलियन यानी कि आप समझ सकते हैं 3.4 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी नौकरियां चली जाया करेंगी हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन की वजह से। यानी क्योंकि जिस टाइम पे गर्मियां होंगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा गर्मियां होंगी कि लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, और जब लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो वो घर में बैठेंगे या खाली रहेंगे, उस टाइम पे वो काम नहीं कर पाएंगे और उनको पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। 2037 तक कह रहे हैं कि जो डिमांड है कूलिंग की वो 8 गुना बढ़ जाएगी। जो इस टाइम पे करंट लेवल में जो डिमांड है कूलिंग की, जैसे कि एसीज़ की जो डिमांड है,
रेफ्रिजरेटर्स की जो डिमांड है वो डिमांड 8 गुना तक बढ़ जाएगी 2037 तक। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि रोड मैप टू सपोर्ट न्यू दिल्लीज इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 थ्रू न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन 3 मेजर सेक्टर्स। तो नई दिल्ली ने यानी कि भारत ने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी बनाया था 2019 में, जिसमें हम नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कि किस तरह से ऐसा बनाएं कि बिल्डिंग्स में ठंडक ज़्यादा रहे, गर्मी कम रहे, कोल्ड चेन्स में और रेफ्रिजरेंट्स में। अडॉप्टिंग क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव कूलिंग टेक्निक एज अ नॉर्म in both private and government funded constructions can ensure that those at the bottom of the economic ladder are not disproportionately affected by rising temperatures। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ इस तरह से काम करेंगे कि जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, थोड़े से समृद्ध कम लोग हैं, उनको ऐसा ना हो कि जो अच्छे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वे तो अपने घरों में एसी लगवा लें और कूलिंग में रहें, और जो समृद्ध नहीं हैं वो गर्मी में तड़पते रहें। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट कि इंडिया की जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम है गरीबों के लिए, पुअर के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना कैन अडॉप्ट सच चेंजेस ऑन स्केल, यानी कि वे लोग जब ये मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। इट प्रपोज्ड इनैक्टिंग अ पॉलिसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग विच कुड लीड टू द कंजम्पशन ऑफ 20 to 30% लेस पावर। तो अब डिस्ट्रिक्ट कूलिंग की बात भी की जा रही है, जिसके वजह से 20 से 30% कम पावर लगेगी। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग टेक्नोलॉजीज जनरेट चिल्ड वाटर। देखिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का मतलब क्या है, इसमें बहुत ही ठंडा पानी होगा एक सेंट्रल प्लांट में, और उसमें वो पूरी बिल्डिंग के अंदर एक इंसुलेटेड पाइप्स में घूमेगा। जिस तरह से हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या करें, अगर हम पानी को बहुत ठंडा कर दें, चिल्ड वाटर बना दें, और उस चिल्ड वाटर को अगर हम गर्मियों के टाइम पे अपनी बिल्डिंग्स में घुमाएं, तो उससे क्या होगा कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा और बिल्डिंग ठंडी महसूस होगी। वहाँ पे अगर आप फ़ैन भी चलाएंगे तो उस फ़ैन की हवा भी आपको ठंडी महसूस होगी। दिस ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग कूलिंग टू इंडिविजुअल बिल्डिंग्स। अब मान लेते हैं इसमें हम पहले अलग अलग बिल्डिंग्स में हम प्रोवाइड करते थे, तो अलग अलग बिल्डिंग्स में पहले एसी लगाए जा रहे हैं, कूलिंग डक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम चिल्ड वाटर को प्रोवाइड करें और सब जगह पे वो चिल्ड वाटर अगर प्रोवाइड होता रहे सभी घरों में, तो उससे ये इतना अच्छा होगा कि वहाँ पे एक ही जगह पे पानी ठंडा हो रहा है, वो पूरी बिल्डिंग्स में घूम रहा है, फिर वो पानी लौट के वहीं पे आ जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर घूमता रहता है। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जो एमिशंस हैं उससे जो उत्सर्जन होंगे पानी को ठंडा करने के, वो भी कम होंगे। दिस ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग कूलिंग टू इंडिविजुअल बिल्डिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल एंड सिटी वाइड अर्बन कूलिंग मेजर्स जैसे कि कूल रूफ्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि टर्टल्स को, जो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं, उनको वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उन्हें वहाँ से लेके आना है वापस। तो टर्टल्स, पहली बात तो एक कन्फ्यूजन होता है कि टर्टल में और टॉर्टॉइज में क्या डिफरेंस है। देखिए टॉर्टॉइज जो है वो ज़मीन पे और पानी पे दोनों में रह लेता है, लेकिन जो टर्टल है वो ज़्यादातर पानी में ही रहता है, ज़मीन पे रहना वो पसंद नहीं करता। तो टर्टल कैलिपी, अब टर्टल कैलिपी उसकी एक बॉडी होती है, यानी कि उसकी एक लेयर होती है, देख लें समझ लेते हैं। एक जिलेटिन लेयर है फाउंड इन द लोअर शेल्स ऑफ टर्टल, बिलीव टू बी यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। यानी कि टर्टल्स को वो मार देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी टर्टल की कैलिपी मिल जाए, यानी कि उनकी जो नीचे की स्किन है वो मिल जाए, जिससे कि वो कुछ जो चाइनीज़ मेडिसिन है, चाइना के अंदर हालांकि इसका बहुत ज़्यादा काला बाजार है, तो चाइना के अंदर मार्केट में जिससे कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी आए, बॉडी में एनर्जी आए, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से टर्टल को मार देते हैं। इन अ मूव टू कर्ब टर्टल ट्रैफिकिंग, अर्लियर दिस मंथ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिन्होंने अडॉप्ट किया भारत का प्रपोजल टू ट्रांसफ़र टू स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल फाउंड इन द कंट्री, जैसे कि रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल और लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल, इसको अपेंडिक्स 1 में भेज दिया गया है साइट्स की। फिर ट्रैफिक इंडिया जो कि एक NGO है जो काम कर रही है इशू पे ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनका कहना यह है कि इंडिया में 29 स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर टर्टल की, और जिसमें से कि 29 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से कि जो टर्टल हैं वो 24 हैं और जो टॉर्टॉइज हैं वो 5 हैं। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में अगर हम देखें तो टर्टल्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी टर्टल्स तो ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, जबकि जो टॉर्टॉइज है वो टेरेस्ट्रियल होता है और ज़्यादातर समय ज़मीन पे बिताता है। तो टॉर्टॉइज ज़्यादातर समय ज़मीन पे बिताता है, टर्टल ज़्यादातर समय पानी में भी बिताता है। मोर देन हाफ ऑफ द टर्टल स्पीशीज़ आर थ्रेटेंड। भारत में अगर देखें तो आधे से ज़्यादा जो टर्टल स्पीशीज़ हैं वो थ्रेटेंड हैं। 11 को प्रोटेक्शन मिली हुई है शेड्यूल 1 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव जो सुरक्षा एक्ट है 1971 का 1972 का, उसके तहत।
रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल फाउंड ओनली विद इन द नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल है, जिसको अभी अपेंडिक्स 1 में भेजा गया है साइट्स के, वो मात्र नेशनल चंबल घड़ियाल की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ मिलता है, जो कि राजस्थान, एमपी और यूपी के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। टर्टल आर स्मगल्ड प्राइमरीली फॉर 3 रीजन्स। टर्टल को 3 रीजन्स के लिए स्मगल किया जाता है। तो उनके मीट के लिए, ये ज़्यादातर विद इन द कंट्री है, यानी कि भारत के अंदर की बात की जा रही है। पेट्स के रूप में भारत में भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, और उनकी कैलिपी निकालने के लिए, यानी उनकी नीचे की स्किन निकालने के लिए, जिससे कि चाइनीज़ मेडिसिन में उसका इस्तेमाल हो सके। जो WCCB है, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के तहत बनाई गई है, जिसका काम ये है कि हमें वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को, यानी कि तस्करी को, वन्य जीवों की तस्करी को क्या करना है, हमें रोकना है। दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक एक ऑपरेशन सेव कुरमा चलाया गया था। ये ऑपरेशन सेव कुरमा जो है, ये किस लिए चलाया गया था? ये टॉर्टॉइस की और टर्टल्स की जो पोचिंग हो रही है, अवैध शिकार हो रहा है, इनका ट्रांसपोर्टेशन है, या इनका अवैध जो व्यापार है, इलीगल जो ट्रेड है, उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था, चलाया गया था। ऑपरेशन रिजल्टेड इन द सीजर ऑफ मोर देन 15,912 लाइव टर्टल्स। तो जिंदा 16,000 के लगभग टर्टल्स पकड़े गए हैं और 55 लोगों को अरेस्ट किया गया है उस दौरान, जिस दौरान ऑपरेशन सेव कुरमा चलाया गया। 2 और इनिशिएटिव चलाए गए उसके बाद। ऑपरेशन टर्ट शील्ड 1 चलाया गया दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक। फिर टर्ट शील्ड 2 चलाया गया दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक, जिसके वजह से कई सारे लोगों को पकड़ा गया। 16,000 से ज़्यादा जिंदे या मरे हुए टर्टल्स को पकड़ा गया, 45 किलो कैलिपी पकड़ी गई और 104 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लास्ट में प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में मस्टर्ड की, सरसों की 5,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। जो रेगुलेटरी सिस्टम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के तहत, उसने इन्वायरमेंटल रिलीज को अलाउ कर दिया है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को, यानी कि DMH 11। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि DMH 11 किसकी प्रजाति है, तो ये मस्टर्ड की प्रजाति है और एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट है मस्टर्ड का। और दिनेश गोस्वामी कमेटी के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे बिलोंग करती है? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से करती है, यानी कि जो चुनाव सुधार हैं उससे करती है ये बिलोंग। तो गाइज़, ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो नंबर एक ही है 7665804421। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।